हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अगले ही महीने शुरू होने वाला है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा जो 10 है, ये 10वां क्लास का है, कौन सा विषय आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी। और आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही होगा, फिर भी अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा-सा आप लोग को याद दिला दें कि ये जो हिंदी में आप लोग को 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, पूरा 3 घंटा आप लोग को दिया जाएगा। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर क्यों करते हैं हम लोग? मॉडल पेपर से हम लोग को पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह है और कितना सवाल आता है और कितना घंटा हम लोग को समय मिलता है और क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए बात देखते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा समझा देते हैं। 4 खंड में आप लोग का जो है वो दिया रहेगा। खंड क, खंड क में आप लोग को 30 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे जिसके लिए आप लोग को प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उस खंड ख में जो है वो 31 से लेकर 38 नंबर क्वेश्चन होगा। उसके लिए आप लोग को 1 लाइन में जवाब देना होगा, अब खुद खुद से लिखकर कलम से, ठीक है? तो इसके लिए 2 अंक दिया जाएगा और खंड ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 से 46 रहेगा, जहाँ पर आप लोग को 1 से डेढ़ पेज लिखना होगा। इसके लिए आप लोग को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है? और इस खंड जो घ है, खंड घ जो है उस क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक रहेगा। उसके लिए आप लोग को बड़ा-बड़ा जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखना होगा और प्रत्येक के लिए आप लोग को 5 नंबर का जो है दिया जाएगा, 5 नंबर आप लोग को मिलेगा। 5 नंबर का ये सवाल होता है। तो इसके लिए आप लोग कम से कम अढ़ाई पेज या 3 पेज, मतलब 2 पेज से ज़्यादा ही लिखना होगा, ठीक है? तभी 5 नंबर दिया जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अपठित गद्यांश पहले पूछेगा। अपठित गद्यांश का मतलब ये किताब में नहीं दिया हुआ रहता है। अपठित का मतलब ये होता है जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे कभी, कहीं से भी दिया रहता है ये वाला, ठीक है? तो इसको यहाँ ये तो आप लोग के लिए एक बोनस हो जाता है। बोनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है और उसका जो है आंसर नीचे देना है। तो इसके लिए आप लोग को अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। जो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, ये जो गद्यांश दिया रहता है, ठीक है? उसको पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है? तो देखते हैं पूरा पढ़ के यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हम लोग क्या क्या पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पढ़ते समय हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ बोला है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो पुस्तक मनुष्य का अच्छा मित्र क्यों है? तो यहाँ पता चल जाएगा पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है ना, पुस्तक मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ देखिए। तो ये हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए और ऊपर में देखा कि ये इसका सही आंसर क्या होता है, वहाँ पढ़ लेंगे तो हम लोग को आसानी से जवाब मिल जाएगा। जो दूसरा सवाल है, ये लिखा है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने के कारण क्या है? तो डिजिटल युग में पढ़ने का जो अ, आदत जो है वो कम हो गया, इसका कारण जो है आप लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ लिखा होगा उसी से जवाब देना है, ठीक है? तो पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे-धीरे कम हो रही है। ठीक है? तो ये देखो ना, धीरे-धीरे आदत कम हो रही है, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि लोग जो है मोबाइल और कंप्यूटर में अधिक समय बिताने लगे हैं। तो ऑप्शन में कहीं दिया होगा। देखिए यहाँ लिखा है ना कि डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का कारण क्या है? तो लोग अधिकतर समय जो है मोबाइल और कंप्यूटर में अपने समय बिताने लगे। तो ऑप्शन नंबर ये जो ख है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर पढ़ने के बाद उसका आंसर वहाँ पर ढूँढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 जो है, 3 यहाँ देखेंगे क्या पूछा गया, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो प्रतिदिन यहाँ पर देखें, प्रतिदिन यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएँगे तो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। तो ये जो ना समय पुस्तकों के साथ समय बिताने से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है? तो ये हमारे मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन में कहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए ही लिखा लिखा हुआ है, मानसिक क्षमता में विकास होता है और सही निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। तो इसका हो गया। और क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, ये ज्ञान शब्द का प्रयोज्य शब्द गद्यांश के अनुसार क्या है? तो ये जो ज्ञान शब्द है, ये गद्यांश में इसके लिए क्या उपयोग किया गया? तो ज्ञान के लिए पुस्तक या तकनीक या खेल या शिक्षा।
तो ज्ञान के लिए क्या उपयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये ज्ञान वहाँ नहीं लिखा होगा, तो ज्ञान की जगह पर ये शिक्षा लिखा होगा। ठीक है, तो ज्ञान शब्द पर्यायवाची जो है गद्यांश के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो ये शिक्षा हो जाएगा। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए अपठित गद्यांश, और दूसरा जो है ये पद्यांश होता है। पद्यांश यानी कविता है। अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, ये कहानी जैसा पढ़ रहे थे। ठीक है, एक आर्टिकल जैसा ही दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ ये जो दूसरा सवाल दिया रहेगा वो दिया रहेगा आप लोग का कविता जैसा। और ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये थोड़ा मुश्किल है, सबों के लिए मुश्किल होता है ये, क्योंकि ये कविता जैसा दिया रहता है, जैसा हूबहू जो है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसको। तो यहाँ लिखा है, पर्वत कहता है शीशा शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो बताइए, ये जो है कविता लिखा है, इसका मतलब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना। तो यहाँ सवाल पहले देखेंगे हम लोग को क्या पूछा गया है। कविता में ये प्राकृतिक संदेश के सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं, क्या सीख लेने को कहते हैं। और याद रखिए, कविता जो है ये किताब का ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। तो हम लोग को ये जो कविता में जो प्राकृतिक संदेश से सागर से हमें क्या सीख लेने को कहते हैं, तो पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा हम लोग पद्यांश को पढ़ लेते हैं। ये गद्यांश नहीं है, पद्यांश है। चलो जूम करके लिखा गया। हाँ, लिखा था ना, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन की गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ कर गिर गिर तल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अगला है, अगला जो लाइन है वो क्या कहता है, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नव नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो एक कविता है, और कविता पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, तो आप लोग सवाल का जवाब देंगे। तो यहाँ पहला सवाल हमने ये पढ़ के सुनाया, आप लोग फिर से देख पा रहे हैं, प्राकृतिक संदेश जो है ये सागर में कवि ने हमें क्या सीख लेने को कहते हैं, कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो है मन की गहराई लाने के लिए बोल रहा है। तो सागर से हम लोग को क्या सीख लेने के लिए बोल रहा है, यहाँ लिखा भी था ना, सागर कहती है सागर जो कहती है, ये सागर कहती है मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। तो सागर से हम लोग को क्या सीखने को कहा जा रहा है, तो सागर से हम लोग को मन में गहराई लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है, कविता में पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत हमें क्या संदेश देता है, यहाँ पर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पर्वत हमें क्या संदेश देता है, पर्वत देखो, यहाँ पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तो ये लो होगा आंसर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत हमें क्या सिखाता है, ऊंचे, धैर्य रखना, मन को शांत करना, ये गहराई अपनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, ऊंचे और महानता पाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर के किस गुण को अपनाने का संकेत दिया गया है। तो सागर क्या कहता है, तो आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तो सागर कहता है, यहाँ लिखा भी है, सागर कहता है कि मन में गहराई लाओ, और क्या करना है, गहराई लाने के लिए बोला जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है बोल रहा है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, जीवन की किस स्थितियों को प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उठ उठ गिर गिर, यहाँ देख रहे हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपनी दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो उठ उठ गिर गिर तरल तरंग जो है आनंद और उत्साह के लिए, धैर्य स्थिरता के लिए, गहराई और फैलाव के लिए, कठिनाई और सफलताएं के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, गहराई और फैलाव के लिए।
तो ये हमने देखा पठित अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब यहाँ जो अब हम लोग देखने वाले हैं, अब ये जो शुरू होगा, ये व्याकरण का सवाल शुरू होगा। आप लोग का ग्रामर का सवाल शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ग्रामर का सवाल आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे, तो ये आप लोग के रिवीजन के लिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसका जवाब देंगे, और नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ से सीख लेना, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। ये किस प्रकार का वाक्य है, बताओ। वाक्य के प्रकार पढ़े होंगे तो बताएंगे ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाओगे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अगला है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो ये भी किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी संयुक्त वाक्य, यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है और लगाकर, तो जो जोड़ने का काम करता है वो संयुक्त वाक्य ही होता है। अगला है, फल खाया जा रहा है। फल खाया जा रहा है, ये किस वाच्य है। वाच्य आप लोग पढ़े होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो ये बताएंगे, फल खाया जा रहा है, ये कौन सा वाच्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इनमें से बादल का कौन सा पद है। तो बादल क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या अवयव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संज्ञा है। बादल क्या है, एक संज्ञा है। अगला है, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है। तो अलंकार आप लोग पढ़े ना, उसकी जो आवाज है बिजली की तरह गूंज रही है, तो कौन सा अलंकार लगा हुआ है यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तो सबसे आसान सवाल है। बोला है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है। तो त्रि का अर्थ होता है तीन। तो जहाँ भी संख्यावाचक आएगा, मतलब ये जो संख्या शब्द जैसा आएगा, तो वो कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास। ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिलोक, त्रि में आ रहा है तीन, तो तीन जो है वो कौन सा हो जाएगा, द्विगु, जो संख्या आता है संख्यावाचक। चलिए, ईमेल लेखन किससे संबंधित है। हम लोग ईमेल करते हैं तो इसे किससे संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का, आधुनिक संचार का माध्यम है। ईमेल जो है ये क्या है, आधुनिक जो है वो संचार का माध्यम होता है। टेलीफोन पहले के ज़माने था, या फिर पारंपरिक संचार जो पहले तोता या फिर कबूतर के द्वारा जो चिट्ठी भेजा जाता था वो पारंपरिक था। टेलीफोन पहले का था। अभी ईमेल के माध्यम से हम लोग, आधुनिक माध्यम से हम लोग संदेश को भेजते हैं, ठीक है। संचार का माध्यम जो है अभी ईमेल जो है आधुनिक है। अगला सवाल देखेंगे, पढ़ाई जीवन का पढ़ाई जो है जीवन को उज्जवल बनाती है। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें बताएंगे कौन सा अलंकार लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मानवीय अलंकार। कौन सा अलंकार, मानवीय अलंकार। अभी ये किताब से अभी जो हम लोग पढ़े थे ऊपर में, ये जो अपठित था, ये जो पढ़े थे ना, ये अपठित था। अपठित बोले तो जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आप लोग की ये किताब में नहीं दिया होगा, वो कहीं बाहर से पता नहीं कौन सी किताब से कौन सा क्लास से उठा कर दे देता है। लेकिन यहाँ जो आप लोग पढ़ेंगे अब, ये यहाँ लिखा है किताब से ही, बट अब लिखा है ना पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का अर्थ होता है जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है। पाठ्य पुस्तक में आप लोग का जो दिया हुआ है, वहाँ आपने पढ़ा होगा, और वहाँ से ही ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ये देखो, युथ युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेनी एक नन्ही सी शांत बस्ती लयुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया, उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे जवाब क्या होगा। लयुंग किस प्रकार का बस्ती बताई जा रही है। तो लयुंग जो है यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, तो लयुंग किस प्रकार का बस्ती बताया जा रहा है। लयुंग, गगनचुंबी पहाड़ सांस
लेती एक नन्ही और शांत बस्ती, देखे है ना, लयूं कैसा है, नन्ही और शांत शांत बस्ती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, शांत और नन्ही। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश, ये जो गद्यांश है, वातावरण के शांति की तुलना किससे की गई है, तो उसमें शांति की तुलना किससे कही है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। शांत बस्ती, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लयुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी, सामने बहुत ऊपर से बहता झरना, नीचे कल-कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मधुमती मधुमत मध्यमी मध्यमी यानी धीरे-धीरे हवा बह रही थी, पेड़-पौधे जो है झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चाँद को ढक रखा था, बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी, घुंघरू की झुनझुनाहट सी, आंखें अनायास भर आई। तो यहाँ पर शांति का जो है यहाँ एक किसका संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ लिखा बोला है ना, उपयुक्त जो गद्यांश है, वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, तो शंख ध्वनि से, या बजे हुए धुन से, या मंदिरों की घंटी से, या फिर समुद्र की लहरों से। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, मंदिरों की घंटी और घुंघरूओं के रुनझुनाहट से ये जो है वातावरण में शांति की तुलना की गई है। अगला सवाल है, तो ये जो था ये गद्यांश था, पठित गद्यांश आप लोग के पाठ्य पुस्तक से। अब ये पद्यांश आ गया, यानी ये कविता जैसा फिर से देखने को मिलेगा। तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान, आप लोग ये किताब में, आप लोग की किताब में ही ये वाला दिया हुआ है, ये पठित गद्यांश है, ये नहीं, ये आप लोग का पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धुरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जलजात, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो ये आप लोग का किताब का ही है, कविता आप लोग पढ़े होंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब सवाल पूछेगा कि जो है मृतक में भी डाल डाल देगी जान का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी हताश और निराश व्यक्ति में भी खुशी ला देना, उसी के लिए यहाँ लिखा है कि मृतक में भी डाल देगी जान। अगला है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति का गात का अर्थ क्या होता है, गात का मतलब होता है आपका वस्त्र यानी कपड़ा, ठीक है, नहीं, वस्त्र नहीं, यहाँ गात का अर्थ होता है, आप लोग कविता पढ़े होंगे तो पता होगा कि तुम्हारे ही धूरी धूसर गात, यानी तुम्हारा ये जो धूल धूसर, ये जो खेल कर बाहर से बच्चा आया हुआ है, तो उसका जो शरीर है वो धूल धूसर से लथपथ है, ठीक है, तो गात का मतलब यहाँ हो जाएगा शरीर, ऑप्शन नंबर ख। अगला है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। तो ये था, ये इतना ही था, एक दो सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर अब आप लोग का किताब से ये सवाल यहाँ पूछा गया है, अब ये कोई गद्यांश पद्यांश से नहीं है, डायरेक्ट ये किताब से ही आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो बोला है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकाना भूल जाते थे, तो भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, खेल के साथियों को, कृष्ण कृष्ण और गोपियों की कहानी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो यहाँ से ही ये वाला सवाल दिया हुआ है। बोला है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे, तो उद्धव जो है वो कृष्ण के कौन सा संदेश लेकर आए थे, योग संदेश। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है, तो बताएंगे, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, वीर रस। अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, उत्साह, उत्साह जो कविता है उसमें कवि ने बादल की तुलना किससे की,
तो उत्साह कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धरती से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। यह तंदुरित मुस्कान कविता में ये जो कवि है वो कौन है? ये जो चैप्टर है यह तंदुरित मुस्कान, ये किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है आप लोग को पता होना चाहिए। नागार्जुन ने प्रकृति का सौंदर्य जो है वर्णन किया हुआ है। जितने नारगों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है? जितने नारगों ये जो की जीप है उसमें किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, दलाई लामा का। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है आप लोग बताएंगे, तो ये मिट्टी का है। क्वेश्चन नंबर 28, संगीतकार या संगतकार का क्या अर्थ होता है? संगतकार, संगतकार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ख, मुख्य गायक का साथ देने वाला। जो एक आता है, एक गाने वाले भी बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक ठो मुख्य होता है, उसके साथ जो और गाने वाले होते हैं उसको ही बोलते हैं संगतकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ये 29, मन्नू भंडारी हिंदी प्रधानाध्यापिका का क्या नाम था? तो बताएंगे मन्नू भंडारी ये जो हिंदी प्रधानाध्यापिका थी इसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शीला अग्रवाल। क्या नाम था इसका? शीला अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम था इसका? शीला अग्रवाल। चलिए अगला सवाल देखेंगे, और ये लास्ट सवाल है आप लोग का। देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो दोनों जो है वो दोनों देशभक्त थे। दोनों के दोनों क्या थे? देशभक्त थे। ये आप लोग पढ़े होंगे नेताजी का चश्मा वाले चैप्टर में। और इससे आगे जो है वो ये जो है आप लोग को सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव यानी लिखना पड़ेगा। और इससे यहाँ जो है ये सब हम लोग जो कर रहे थे ऑब्जेक्टिव था, जहाँ पर आप लोग को केवल टिक करना था और गोला भरना था। ठीक है, तो ये हमने देखा 30 सवाल के माध्यम से पूरा मैंने एमसीक्यू सवाल आप लोग को रिवीजन करवाया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और आप लोग को अगला जो क्लास है वो कौन से विषय में चाहिए आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जौहर।